साथियों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल साइंस टीचर पर। आज हम जो शिक्षक ग्रेड 3 है साइंस मैथ लेवल 2 का, जो उसके अंदर एक चैप्टर है ऐड हुआ है जो बायोलॉजी के साइंस के अंदर कोशिका वाला, आज उससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। और जो एनसीईआरटी और आरबीएससी के अंदर जो दिए हुए क्वेश्चंस है और विभिन्न परीक्षाओं में जो आए हुए जो क्वेश्चंस वो भी इनके अंदर सम्मिलित है, जो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा यहाँ पर पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आए उनको भी यहाँ पर इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो चलो साथियों, आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से कौन से अर्धसूत्री विभाजन में होते हैं किंतु समसूत्री विभाजन में नहीं। ध्यान से पढ़ना लाइन क्या है कि कौन से अर्धसूत्री विभाजन के अंदर तो पाई जाती है वो प्रोसेस, और समसूत्री विभाजन के अंतर्गत नहीं पाई जाती है। नहीं पे इस पे क्या करना है, हमारे को ध्यान रखना है। ये जो नहीं वर्ड है ना, इसको ध्यान रखना है। नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। अब हमें ऐसे ये जो कंडीशन है, जो प्रोसेस ये देखनी है हमें, जो इसके अंतर्गत जो स्वतंत्र अपूहन है ये किसके अंतर्गत पाई जाती है, ये पाई जाती है अर्धसूत्री विभाजन के अंदर। ये समसूत्री विभाजन में नहीं पाई जाती। समजात गुणसूत्र का पृथक्करण ये किस में मिलती है, अर्धसूत्री में। जीन विनय में यानी कि क्रॉसिंग ओवर, ये भी अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत पाई जाती है। समजातों का सिनेप्सिस ये भी अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि समसूत्री विभाजन में नहीं होती, यानी कि चारों कंडीशन इसमें समसूत्री विभाजन में नहीं होती है। चारों किस में पाई जा रही है, अर्धसूत्री विभाजन। तो इस हिसाब से हमें क्या पूछा, नहीं पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी, यानी कि चारों ऑप्शन इसके राइट हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही छांटना है, इसमें से क्या करना है, सही छांटना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, हमें एक एक स्टेट जो ए में दे रखा है, समस्त सजीव कोशिकाओं में सुगठित केंद्रक होता है। जंतु एवं पादप को दोनों की कोशिकाओं में सुस्पष्ट कोशिका भित्ति होती है। यहाँ क्या पूछा, ए ऑप्शन में समस्त सजीव कोशिका में सुगठित केंद्रक होता है, कि जरूर नहीं कि सभी में जो वेल डेवलप्ड या केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाएगा सभी लिविंग सेल्स में। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। ठीक है, जंतु एवं पादप दोनों की कोशिकाओं में सुस्पष्ट कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये क्या पूछ रहा है, जंतु और पादप दोनों में, या दोनों के अंदर कुछ साथियों कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल नहीं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब नेक्स्ट सी ऑप्शन में, यानी असीम केंद्र की यानी प्रोकैरियोट्स जीवों में कलायुक्त कोशिकांग का अभाव होता है। कलायुक्त सेल मेम्ब्रेन युक्त का, यानी सेल मेम्ब्रेन उसमें नहीं पाई जाती, कि प्रोकैरियोट्स जो वो एनिमल्स होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या लग रहा है, ये राइट है। लेकिन फिर भी हम एक अगला ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। नवीन कोशिकाओं का निर्माण अजैव पदार्थों से नए सिरे से होता है। तो ये भी क्या है, गलत है। तो इसी हिसाब से जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सी आंसर इज राइट। ये राइट टिक कर लेना इस पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता है। किसमें पूछा, प्राणी कोशिका में कभी कौन सी कोशिका की क्या पाई जाती है, प्रचुरता पाई जाती है, कौन सा आरएनए की। ठीक है, तो टीआरएनए, आरआरएनए, एमआईआरएनए या एमआरएनए। जो प्राणी कोशिका है उसके अंदर क्या पाया जाता है, अधिकतम मात्रा में आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। इसका ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 4th नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिका में वसा के संश्लेषण का प्रमुख स्थल है। इसमें पूछा वसा। ठीक है, वसा का जो सिंथेसिस करता है वो क्या, ईआर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपृथवी जालिका है, वो कितने प्रकार की होती है साथियों, 2 प्रकार की। एक तो होती है RER, ठीक है, और एक होती है SER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि इसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, वसा का सिंथेसिस, यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसका निर्माण करती है, ये करती है वसा का निर्माण। तो इस हिसाब से इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि लाइसोसोम में होते हैं, लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं बताओ। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, रिडक्टिव एंजाइम्स, या उपरोक्त सभी एंजाइम्स। जो लाइसोसोम जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है, दूसरा आत्मघाती थैली,
आत्मघाती, सुसाइडल वेग कहते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर ऐसा क्या है जो ये आत्मघाती जो आत्मघाती थैलक इसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 साथियों। इसमें पूछा है कि गुणसूत्र निर्मित होते हैं। क्या पूछा है? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? इसमें दे रखा है कि आरएनए एवं डीएनए से, आरएनए एवं लिपिड से, डीएनए एवं शर्करा से, डीएनए एवं प्रोटीन से। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी है, क्योंकि डीएनए और प्रोटीन्स इससे बना होता है। ये ऑप्शन सी, अगर सी शर्करा से, शर्करा भी क्या होती है? एक प्रोटीन ही होती है एक प्रकार की। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होता है? क्रोमोसोम्स क्या डीएनए और प्रोटीन के बना होता है क्रोमोसोम्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 आगे देखते हैं हम। ये पूछ रहा है कि गोल्जी कायों का एक मुख्य कार्य है, यानी गोल्जी बॉडी का फंक्शन पूछा है इसमें कि गोल्जी बॉडी का जो मुख्य फंक्शन है वो क्या है। ठीक है साथियों, गोल्जी बॉडी का जो मुख्य फंक्शन है इसमें वो क्या है? ऑप्शन पढ़ो। प्रकाश अनाधारित प्रकाश संश्लेषण में, किण्वन में, या इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में के पृथक्करण में, या प्रोटीन के रूपांतरण में। तो ये जो गोल्जी बॉडी है किसके काम आता है? प्रोटीन के रूपांतरण में काम आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टी साई और सी लूप का संबंध है। टी साई सी लूप किससे संबंध है इसका? डीएनए से संबंध है, या एमआरएनए से, या टीआरएनए से, या आरआरएनए से। तो किससे संबंध है साथियों इसका? इसका संबंध है ऑप्शन सी टीआरएनए से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? टीआरएनए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो साथियों। इसमें 80S राइबोसोम्स की 2 उप इकाइयाँ होती हैं। इसमें पूछा है कि जो 2 80S की वो होती हैं इकाइयाँ, वो कितनी उप इकाइयों से मिलकर बनी होती है? इसके अंदर होती हैं साथियों, एक तो 60X प्लस 40S, ये इकाइयाँ मिलकर क्या बनाती है? 80X बनाती है। ओके साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभाव होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें किसका अभाव होता है? केंद्रक आवरण एवं डीएनए का, केंद्रक आवरण एवं लवकों का, डीएनए एवं माइटोकॉन्ड्रिया का, एवं कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक का। प्रोकैरियोटिक सेल में किसका अभाव होता है? या पूछा कोशिका सेल में किसका अभाव होता है? केंद्रक आवरण एवं डीएनए का, केंद्रक आवरण एवं लवकों का। इसमें क्या केंद्रक आवरण और लवक प्लास्टिड नहीं पाए जाते। इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें कि एक जीन एक एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी का प्रतिपादन, यानी कि एक जीन एक एंजाइम की जो थ्योरी वो किसने दी थी? इनमें से पनेट तथा बेटसन ने, बीटल तथा टोटम ने, जेकब तथा मोनार्ड ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो एक जीन और एक एंजाइम जो थ्योरी मत था ना, वो किसने दिया था? बीटल और टाटम ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये क्या है कि बीजों 64 बीजों या जायगोट के निर्माण में कितने अर्धसूत्री यानी मेयोसिस विभाजन की आवश्यकता होती है? तो साथियों इसको समझने का यहाँ पर प्रयास करना। यहाँ पर क्या पूछा है? 64 बीजों का क्या हो रहा है इसमें? निर्माण पूछ रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो एक नरयुग्मक होता है, जो एक नरयुग्मक से 4 परागकण बनते हैं। कितने? 4 परागकण। तो 4 परागकण बनते हैं, तो एक से जब 4 बनते हैं तो 64 बनने के लिए कितना विभाजन करना पड़ेगा? तो 16। तो ये तो हो गया नर के लिए कितने? 16। लेकिन उसी के साथ यानी कि जायगोट के निर्माण में कौन कौन फॉर्मेशन कर रहा? मेल और फीमेल। ठीक है, ये तो मेल के हो गया। एक उससे क्या कितने बन रहे हैं? एक जो नरयुग्मक से कितने? 4 परागकण बन रहे हैं। लेकिन जो ये फीमेल है इसके अंदर एक से सिर्फ एक ही बनता है, तो इसके लिए 64 बनेंगे, क्योंकि 64 डिवीजन होंगे उसके अंदर, एक बार होगा। 64 होगा फीमेल के लिए और 16 है मेल के लिए। तो इस तरह से 16 और 64 इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन 80। इसकी कितनी 80 विभाजनों की इसकी आवश्यकता पड़ेगी? 64 बीजों को जायगोट के निर्माण में कितने सूत्र विभाजन की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80। अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में घटित नहीं होता? कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस नहीं चलती, ये पूछा है इसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत कौन सी
वो जो प्रोसेस है वो नहीं घटित नहीं होती। नहीं पे ध्यान देना, नहीं पूछा इसमें। तो इसमें जो पहला ऑप्शन क्या है, क्रेब्स साइकिल, और दूसरा क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, तीसरा एटीपी संश्लेषण, और जो तीसरा है तो चौथा क्या है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखलन। लेकिन जो कौन सी जो घटित नहीं होती इसके अंतर्गत, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस नहीं होती। ठीक है साथियों, जो ग्लाइकोलाइसिस है ये किसके अंतर्गत, ये होती है साइटोप्लाज्म के अंतर्गत। ठीक है, एटीपी और क्रेब्स साइकिल, एटीपी संश्लेषण, इलेक्ट्रॉन अभिगमन, ये तीनों कहाँ पर चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाती है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक प्रोटीन परिवहन में संलिप्त है। क्या पूछा है, संलिप्त है कि कौन सा कोशिका अंगक है जो प्रोटीन परिवहन में संलिप्त होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है इसमें, अंतःप्रेतव्य जालिका एवं गोल्जी बॉडी है माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा है अंतःप्रेतव्य जालिका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एवं गोल्जी प्लस केंद्रिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा। इसमें अंतःप्रेतव्य जालिका और गोल्जी बॉडी ये किसका निर्माण करती हैं, ये प्रोटीन का परिवहन में सिंथेसिस, क्योंकि अंतःप्रेतव्य जालिका तो ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करती है, और गोल्जी बॉडी भी क्या करती है, प्रोटीन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है कौन सी स्टेज में होता है, यहाँ स्टेज पूछिए, इसमें वो स्टेज पूछिए कौन सी, जो सेल साइकिल यानी कोशिका विभाजन की कौन सी उपावस्था के अंदर जो है पाई जाती है क्रॉसिंग ओवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेकाइटिन स्टेज में। इंपॉर्टेंट है, शायद तो लगा लेना, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जामों में कि क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो कौन सी स्टेज में पाई जाती है, पेकाइटिन स्टेज में। पेकाइटिन का प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन स्टेज में पाई जाती है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट समूह तथा शर्करा अणु संलग्न होता है, किससे संलग्न होता है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड और फॉस्फेट समूह शर्करा अणु से संलग्न रहता है। ठीक है, तो इस यह रहता है साथियों फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ा रहता है, फास्फोडाइएस्टर बंध से। ठीक है, इस तरह से फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 नंबर तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए के अणुओं की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर पूछिए संख्या कि प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए अणुओं की संख्या कितनी होती है, कि एक गुणसूत्र में कितने डीएनए अणु की संख्या कितनी, एक होती है। ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए के अणुओं की संख्या पूछे तो एक होगा, इसका आंसर सही है। कोशिका चक्र के विभिन्न प्रक्रमों का सही क्रम लगाइए। यह 18वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। इसमें पूछा है क्रम, पूछा है क्या पूछा है, क्रम। इसमें पूछा है कोशिका यानी सेल साइकिल के विभिन्न प्रक्रमों का सही क्रम कौन सा है। इसमें G1 S G2M ये आती है, या फिर G2M G1 S फेज आती है, या S G2M G1 आती है, या G1 G2 S या M फेज आती है। तो साथियों इसमें सबसे पहले जो कोशिका चक्र के अंदर कौन सी फेज आती है, G1। फिर उसके बाद में कौन सी आती है, S फेज आती है। S फेज के बाद में कौन सी आती है, G2 फेज आती है। G2 फेज के बाद में कौन सी, M फेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, G1 S और G2 और M फेज। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए साथियों, इसमें लिखा है कि जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। जो प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है उसका प्रतिपादन किसने किया था। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यह किया था पुरकुंजे ने। किसने, पुरकुंजे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं साथियों। जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये कह रहा निम्न में से किस में डीएनए नहीं पाया जाता। इसमें निम्न 4 ऑप्शन में से कौन से के अंदर डीएनए नहीं पाया जाता। केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, पाया जाता है कि केंद्रक के अंदर डीएनए। बैक्टीरिया में पाया जाता है, जी जरूर पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें पाया जाता है डीएनए, लेकिन राइबोसोम के अंदर का डीएनए नहीं पाया जाता। इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। कोशिका सिद्धांत है वो किसने प्रस्तावित किया था, सभी जानते हैं किसने, स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर स्लाइडेन तथा स्वान ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है। इसमें कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद है साथियों वो होता है वायरस। क्या होता है, वायरस। जीवाणु
ये नहीं होता, कवक, लाइकेन, वायरस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायरस। क्योंकि जो कोशिका सिद्धांत है वो क्या कहता है भाई, जो वायरस है ये मृत कोशिका की तरह भी बिहेवियर करता है और सजीव कोशिका की तरह सजीव और निर्जीव दोनों की तरह बीच की जो कड़ी की तरह काम करता है, इसलिए ये कोशिका सिद्धांत का क्या है, एक अपवाद है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पादप जगत का प्रोकैरियोटा एवं यूकेरियोटा में विभाजन किन लक्षणों के आधार पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखना। पादप जगत का जो प्रोकैरियोटा है और यूकेरियोटा विभाजन किन लक्षणों पर आधारित होता है, किन लक्षणों पर होता है, केवल केंद्रक के आधार पर, केवल गुणसूत्रों के आधार पर, या केवल कोशिकाओं के आधार पर, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। क्योंकि जो पादप जगत का जो प्रोकैरियोट और यूकेरियोट सेल्स है उसमें केंद्रक के द्वारा विभाजन होता है, क्रोमोसोम्स के भी द्वारा होता है लक्षणों पर, और सेल ऑर्गेनल, और इसमें इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कोशिका की खोज और शब्द प्रतिपादित किया था। भाई कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी, किसने की थी साथियों, जो कोशिका की जो खोज है ग्रीन ने की, या ब्राउन ने की, रॉबर्ट हुक ने, या डार्विन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर वो क्या है, रॉबर्ट हुक ने। इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25। जंतु तथा पादप कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। जंतु तथा पादप कोशिका में अंतर पूछा। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, ये बात तो सही है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन क्या है इसमें, जंतुओं में मजबूत कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये बात भी गलत है। क्योंकि जंतुओं में कहाँ पाई जाती है कोशिका भित्ति, नहीं पाई जाती, उसमें तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली का अभाव होता है, नहीं, पादप कोशिका में दोनों चीज़ पाई जाती है, कोशिका झिल्ली भी और कोशिका भित्ति भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 26। सिस्टोलिथ निर्मित होते हैं। क्या पूछा है कि सिस्टोलिथ निर्मित होते हैं। सिस्टोलिथ जो निर्मित होते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, निर्मित होते हैं सिस्टोलिथ। और क्वेश्चन नंबर 27 है। कोशिका का आधा से अधिक भाग किस पदार्थ से निर्मित होता है। इसमें पूछा कोशिका का आधे से अधिक भाग किससे निर्मित होता है, जल से, या खनिज से, प्रोटीन से, या कार्बोहाइड्रेट से। सभी को पता साथियों, जो इसका जो राइट आंसर है, जो कोशिका का जो सबसे जो अधिक मात्रा में क्या जल के अंदर, जल से बना होता है कोशिका का पार्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है। सबसे छोटी कोशिका अंग कौन सा है। इसमें पूछा सबसे छोटा कोशिका अंग कौन सा है। इन चारों में से ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा। सबसे छोटा कोशिका अंग कौन सा है, लाइसोसोम है, डिक्टियोसोम है, पॉलीसोम है, या मोनोसोम है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, मोनोसोम। मोनोसोम को क्या है, इसको राइबोसोम भी कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम। कई बार ऐसे लिखा था भाई सबसे छोटी कोशिका अंग कौन सा, राइबोसोम्स क्या, या फिर मोनोसोम। क्वेश्चन नंबर 29 देखो साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, कोशिका की मुद्रा करेंसी किसे कहते हैं। ये बहुत एग्जाम में हमारे पास जनरल एग्जाम से ये कॉमन क्वेश्चन हुआ है कि कई बार पूछा हुआ है कि भाई जो करेंसी है, मुद्रा, यानी कि कोशिका की मुद्रा, कोशिका की करेंसी क्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्लोरोप्लास्ट, एटीपी, ग्लूकोज। इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी। क्योंकि कोशिका का जो मुद्रा है, यानी कि मुद्रा एटीपी, वो ऊर्जा कहाँ से मिल रही है उसको, एटीपी से मिलती है। कहाँ से मिलती है, ओटीपी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एटीपी। क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा एककोशिकीय जीव है। इसमें से निम्न में से हमें बताना चाहते हो कि सबसे बड़ा एककोशिकीय जीव कौन सा है। एककोशिकीय प्लेनेरिया है, वोल्वोक्स है, नीलहरित शैवाल है, या यीस्ट है, या एसिटाब्युलेरिया है। इसका राइट आंसर क्या है, डी। जो एसिटाब्युलेरिया ये क्या है, एक शैवाल है। क्या है साथियों, एक शैवाल। तो साथियों आज के 30 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। इसके बचे हुए क्वेश्चन आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो सभी साथियों इसका ये कैसे क्वेश्चन है, कैसे है, इसका लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों। ओके, थैंक यू।